नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं विवेक पांडे। साथियों, आज हम लोग सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का ज्योग्राफी कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये तीसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरे भाई, ये एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं। सभी चैप्टर वाइज चैप्टर प्रश्न लिए गए हैं क्लास 6, 7, 8 से। ठीक है ना। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप एसएसटी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, खासकर सीटेट के लिए। देखिए मेरे भाई, प्रश्न है कि निर्माण के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है कि निर्माण के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे भाई, जो सही उत्तर होगा, पहले तो आपको अगर आ रहा है उत्तर तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है। अब हम बताते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 प्रकार के। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, निर्माण के आधार पर पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वलित पर्वत, फिर भ्रंशोत्थ पर्वत और फिर ज्वालामुखी पर्वत। मेरे भाई ध्यान रखेंगे आप लोग, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई हो और उसका ढाल खड़ा हो, ठीक है ना, ऐसे पहाड़ी को हम पर्वत कहते हैं। पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को हिमानी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन? अरावली श्रृंखला। यूरोप की राइन घाटी और वांजेस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है ना। यूरोप की राइन घाटी और वांजेस पर्वत भ्रंशोत्थ घाटी के उदाहरण है। मेरे भाई, भ्रंशोत्थ पर्वत के मुख्य उदाहरण है। ध्यान ये भी रखना है कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। वहीं भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण यूरोप का राइन घाटी और वाजेस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण है। और अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। वहीं पर्वतों पर पैरालाइडिंग, ग्लाइडिंग, ठीक है ना, राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सभी एक प्रकार के खेल हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जिसकी ऊंचाई 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और इसकी ऊंचाई भी 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। अब आपको बताना है कि वो पठार कौन सा है। देखिए मेरे भाई, अगर विश्व के सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। मेरे भाई, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जैसे ही एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 के ज्योग्राफी कंप्लीट होंगे, हम तुरंत हिस्ट्री लेके आएंगे, फिर पॉलिटी लेके आएंगे, फिर तीनों का मिक्सर प्रश्न होगा, फिर प्रैक्टिस सेट होगा। उस प्रैक्टिस सेट में आपको एसएसटी पेडागोगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी से प्रश्न होंगे मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे वीडियो बने आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें तिब्बत के पठार की, तो ध्यान रखिएगा, पठार, पहली बात तो पठार कहते किसे हैं? तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है जो आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठी होती है, मतलब अधिक ऊपर होती है। पठार उठा हुआ भूमि होता है और सपाट होता है। यह पर्वत के तरफ नुकीला ऊपर जाके नहीं होता है और आसपास के भूमि से थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है। उसे हम पठार कहते हैं। मेरे भाई, पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। ठीक है ना। अफ्रीका का जो पठार है मुख्य रूप से सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम भारत में बात करें तो भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, ठीक है ना, यानी आयरन और कोल यानी कोयले के तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं। जो हम लोगों के भारत का छोटा नागपुर का पठार है ना मेरे भाई, लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े यहाँ भंडार हैं। वहीं हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज, यह एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अफ्रीका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मतलब देखिए, जो हिमालय है वह एशिया की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना।
आल्प्स जो है वह दक्षिण अमेरिका की यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, और जो एंडीज पर्वतमाला है वह दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। ये बात आपको क्रम से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है, बताइए। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ध्यान रखिए मेरे भाई, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर है, ठीक है ना। वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2,900 किलोमीटर है। कुल 7 देश जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि स्थलीय सीमा भारत से जुड़े हुए हैं। कुल 7 देश भारत की स्थलीय सीमाओं से लगते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, ये ध्यान रखना है। वहीं भारत से श्रीलंका अलग होता है पाक जलडमरू संधि से, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका अलग कहाँ से होता है? पाक जलडमरू संधि से। और मालदीव और श्रीलंका 2 ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं जो हिंद महासागर में स्थित हमारे द्वीपीय देश हैं, ये ध्यान रखना है। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से घिरा होता है मेरे भाई, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत भी एक प्रायद्वीप है, क्यों? क्योंकि इसके 3 तरफ से जल से घिरे हुए हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, अभी मैंने चर्चा भी कर दिया इसका। तो विकल्प बी सही है, पाक जल संधि। ध्यान रखिएगा, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, यानी कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बहुत बारीक मिट्टी को जलोढ़ निक्षेप कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो नदी किसी भी तरफ से आकर मुख्य नदी में मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं, ये आप जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़ी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण 2 नदियाँ करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। और जो सुंदरवन डेल्टा है मेरे भाई, वो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यानी नदी डेल्टा है, ध्यान रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है, जो नदी के मुहाने पर बनता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीप है, ये साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, जानकारी रखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। प्रश्न ये है, भारत के किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, आपको बताना है। सही विकल्प क्या होगा? तो ध्यान रखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मौसेनराम भारत का वह स्थान है, विश्व का वह स्थान है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है, जो भारत में स्थित है। मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, यानी क्लाइमेट कहते हैं। मेरे भाई, मानसून शब्द जो है ना, वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ ऋतु होता है। भारत में कृषि मुख्य रूप से वर्षा या मानसूनी पवन पर निर्भर रहती है। भारत का जो भी कृषि है वो सभी मानसून पे निर्भर रहता है, वर्षा पे निर्भर। अभी जैसे धान की रुपाई चल रही है, धान का फसल है, इसकी बुआई चल रही है, और यह मानसून और वर्षा पे निर्भर है, ठीक है ना। जलवायु मुख्य रूप से स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। बिना मनुष्य की सहायता के उपजने वाले घास पौधे प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये आपके सामने है कि कौन सा छोटा प्रवासी पक्षी आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके सर्दियों में भारत आता है, बताइए। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लिटिल स्टेंट जो है वो
आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके सर्दियों में भारत पहुंचती है। सबसे छोटी प्रवासी चिड़िया है लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, ध्यान रखना है। यह सभी फैक्ट और सभी लाइन आपके एनसीईआरटी में हूबहू दिया है। यह आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके भारत पहुंचती है, और कब? सर्दियों के मौसम में। साथियों, आपको ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है कि बाघ बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, और साथ में ये ध्यान रखना है, शेरों से संबंधित शेर जो गुजरात के गिर वन मुख्य रूप से एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का जो गिर वन है मुख्य रूप से किस शेर के लिए? एशियाई शेरों का निवास स्थान है। हाथी और एक सींग वाले गेंडा असम के जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। ठीक है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी और एक सींग वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। वहीं ऊंट भारत के रेगिस्तान में तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाया जाता है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रन में। और ऊंट भारत के रेगिस्तान में, ठीक है ना, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंटों को। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का जो पहला सप्ताह होता है वो वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का जो पहला सप्ताह होता है वो वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि साइबेरियन सारस दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं। ठीक है ना। परितंत्र इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो जीवधारी आपस में तथा पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, वो परितंत्र हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बहुत बेहतरीन है और आपको बताना है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। पहला कथन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दूसरा कथन है मेरे भाई कि महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां पश्चिम से होकर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। अब आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप देखेंगे इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी केवल पहला कथन ठीक है मेरे भाई। ध्यान रखिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां ये पश्चिम से नहीं बल्कि पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ध्यान रखना है आपको। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि है, हमने पढ़ा है। साथ में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है, ये भी हमने जाना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न आपके सामने ये है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन है पहला कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई औसतम मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, और दूसरा कथन है कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में है। ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरे भाई, ये गोलार्ध है। बीच से निकलने वाले वृत्त को विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पे है। ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा है। ठीक है ना। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की स्थिति को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है ना। तो यह क्षेत्र गर्म रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं, ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक है ना। किसी भी स्थान की जलवायु मेरे भाई स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी के ऊपर निर्भर रहती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है जिसके कारण इसे सियाल कहा जाता है, बताइए। ध्यान रखिए, अगर हम पृथ्वी की सियाल की बात करें कि यह किससे बनी है, पृथ्वी की जो ऊपरी प्रपट्टी है ना, जैसे हमारी पृथ्वी है तो जो ऊपरी प्रपट्टी है मेरे भाई वो सियाल से बनी है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम से। विकल्प सी सही है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, ऐसे पृथ्वी के भी परत हैं। सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, जो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जो सियाल और एल्युमिनियम से बनी है मेरे भाई, उसे प्रपटी यानी क्रस्ट कहते हैं। ठीक है ना। और उसे महाद्वीपीय संहति कहा जाता है, जो एल्युमिनियम और सिलिका से बनी होती है। ठीक है ना।
यही कारण है कि इसे सियाल कहते हैं। सी माने सिलिका, एल माने एल्युमिनियम। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। फैक्ट यह है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपटी कहते हैं, जो सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय संहति में प्रपटी की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर तक होती है। वहीं महासागरीय प्रपटी की मोटाई समुद्र की सतह में 5 किलोमीटर तक होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। महासागरीय प्रपटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, जिसे सीमे कहा जाता है। जो महासागर की प्रपटी होती है ना, पहली बात तो ये समझिए, महासागरीय प्रपटी की मोटाई समुद्र की सतह से 5 किलोमीटर तक होती है। और यह महासागरीय जो प्रपटी है ना मेरे भाई, मुख्य रूप से ये आपके सीमे से बनी है। सीमे मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। और यह पृथ्वी हमारी जो है ना, वो एक प्याज की तरह है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य यानी जीरो माना जाता है। दूसरा कथन है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। बताइए कौन से कथन सत्य हैं। विकल्प आपके सामने है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन हमारा सत्य है। ठीक है ना। ध्यान रखिए, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भाग यानी महाद्वीप और महासागरीय बेसिन में बांटा गया है। ठीक है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, और पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं ना, उसे भूमंडल या भूस्थल कहा जाता है। और गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और विश्व का सबसे गहरा मेरियाना गर्त है, विश्व का सबसे समुद्री गहरा मेरियाना गर्त है, 11,022 मीटर उसकी गहराई है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन और कारण वाले ये प्रश्न है। कथन है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। कारण है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। बताइए कौन सा विकल्प सही है। ध्यान रखिए, अगर इसके सही कथन की बात करें तो विकल्प बिल्कुल बी ठीक हो जाएगा मेरे भाई। बी क्यों ठीक होगा, क्योंकि ए और आर दोनों बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है तो समझिए। देखिए, दोनों कथन सही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का वायुमंडल को थामे रखना मौसम बदलने का सीधा कारण नहीं है। मौसम वायुमंडल में मौजूद गैस, जलवाष्प और धूल कणों के आंतरिक क्रियाओं से बदलता है, ना कि आपके वायुमंडल के थामे रखने से। ठीक है ना। तो इसलिए दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य हैं, परंतु एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, साथ में ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल सूर्य की गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो वायुमंडल होता है ना मेरे भाई, वो सूर्य की गर्मी और हानिकारक किरणें जो सूर्य से हमारे पास तक आती है, उससे हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, धूल, कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित हैं। ठीक है ना। जो जल का क्षेत्र है ना मेरे भाई, नदी, झील, समुद्र, महासागर, इन सबसे मिल करके बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत क्रोड़ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। बताइए। ध्यान रखिए, अगर इसके सही विकल्प की बात करें तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, तथा यह निकेल और लोहे से बनी है। निकेल यानी निकेल और फेरस से बनी है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है ना, उसे क्रोड़ कहते हैं, और इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से निकेल और लोहा यानी फेरस से बनी है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। नी माने निकेल और फे मतलब फेरस। ठीक है ना। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेरे भाई मेटल है। ठीक है ना, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है।
साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल कोर का तापमान और दाब काफी उच्च होता है। पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। साथियों, स्थल मंडल चट्टान, खनिज और मिट्टी की पतली परत से ढका विषम धरातल होता है। साथ में ये ध्यान रखिए कि स्थल मंडल में हमें वन, कृषि, मानव बस्तियां, भूमि और पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन पहला है कि जीवमंडल एक व्यापक क्षेत्र है जहां पृथ्वी के सभी परतें अलग अलग काम करती हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। अब आपको बताना है सही विकल्प। देखिए, इसका जो सही कथन होगा मेरे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। ध्यान से समझिए कैसे सही है। अगर हम बात करें इसकी सत्यता की तो ध्यान रखिए, देखिए जो जीवमंडल होता है ना वो कोई व्यापक क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है ना, बल्कि वह एक संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। उसी जहाँ जीवन संभव हो उसे जीवमंडल कहते हैं। साथियों, ये भी ध्यान रखना है आपको कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैवमंडल में सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए, 4 विकल्प है, पढ़िए और सही जो असत्य है वो बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, जो भी कथन यहाँ चारों दिए हैं उसमें जो असत्य कथन है ना वह विकल्प बी है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही हो जाता है। ठीक है ना। सत्य और असत्य को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना इसमें सत्य कथन देख के मार दीजिए और फिर काम गड़बड़ हो जाए। देखिए मेरे भाई, असत्य क्यों है, ध्यान रखिए, जब भी द्रवित मैग्मा गहराई में ही ठंडा होता है तो उसे अंतर्भेदीय आग्नेय सेल कहते हैं, बहिर्भेदी नहीं कहते हैं। ठीक है ना। बहिर्भेदी सेल तब बनते हैं जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है, जैसे बेसाल्ट। ठीक है ना। ध्यान रखिए, बहिर्भेदी सेल तब बनते हैं जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है, जैसे कि उदाहरण है बेसाल्ट। ठीक है ना। पृथ्वी की प्रपटी बनने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। ठीक है। द्रवित मैग्मा जब धरातल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है। दक्कन का पठार मुख्य रूप से बेसाल्ट सेलों से मिलकर बना है। दक्कन का पठार मुख्य रूप से बेसाल्ट का उदाहरण है। साथियों, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट अग्नेय सेल के उदाहरण हैं। प्राथमिक चट्टानों से ही अन्य सभी प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रपटी यानी क्रस्ट है, जबकि 84% मेटल एवं 15% हिस्सा कोण है। कथन दूसरा है कि पृथ्वी की कुल त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब बताना है कौन से कथन सत्य है। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर सत्य कथन की हम चर्चा करें तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है, यानी विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। सेल की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। साथियों, सेंडिमेंट्री लैटिन शब्द सेंडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ स्थिर होता है। ठीक है ना। वहीं अगर बात करें मेटामार्फिक, ग्रीक शब्द मेटामोर्फोस से बना है, जिसका अर्थ रूप परिवर्तन होता है। और ध्यान रखिए, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर दक्षिण अफ्रीका में लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, ये भी साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है
कि अवसादी और कायांतरित शैलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? बताइए, सत्य नहीं है। पढ़िए और बताइए सत्य कौन सा कथन नहीं है, वही हमारा सही विकल्प होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प डी सत्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अत्यधिक ताप और दाब के कारण चूने का पत्थर संगमरमर में बदलता है, जबकि कोयला हीरे में परिवर्तित हो जाता है, ये ध्यान रखना है। देखिए, आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर और स्थानांतरित होकर अवसादी शैल बनाती है। वायु निर्मित अवसादी चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है लोयस, लोयस का जमाव। ठीक है ना। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, कोयला और अन्य बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कारण स्लेट, डोलोमाइट तथा खड़िया मिट्टी यानी चौक का रूप बदल जाता है। ठीक है ना। भूपरत के नीचे अत्यधिक ताप के कारण ही चट्टानों का रूपांतरण संभव होता है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है, देखिए प्रश्न पूछ रहा है आपसे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि नदी पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी तली को काटकर जब भी आकार की गहरी एवं संकरी घाटी बनाती है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों में, जो नदी होती है ना, जब पर्वतीय क्षेत्रों में अपने तली को काटकर जब भी का आकार की गहरी और संकरी घाटी बनाती है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उसे गार्ज कहते हैं। देखिए, नदी जब भी पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत कटाव करती है तो भी आकार की घाटी बनाती है, लेकिन जब यह भी आकार की घाटी अत्यधिक गहरी और संकरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। हिमालय में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं, ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप ध्यान रखिएगा कि हिमालय, आल्प्स और रॉकीज आदि मोड़दार या वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। साथियों, भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। वहीं पे नर्मदा व तापी नदियां भारत के प्रमुख भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के एंजल प्रपात है। और भारत में जोग यानी सारावती नदी, शिव समुद्रम यानी कावेरी नदी और धुआंधार यानी नर्मदा नदी प्रमुख जल प्रपात है। ठीक है। नदी के सागर में गिरने से पहले टेढ़े मेढ़े रास्तों के कारण विसर्प बनते हैं और गति धीमे होने से डेल्टा का निर्माण होता है। दोनों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल पूछा गया है कि नदी जब मुहाने पर जाकर सागर में गिरने से पहले टेढ़ी मेढ़ी रास्तों का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेरे भाई विसर्प कहते हैं। और जब गति धीमी होने से जो बनती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न पढ़िए फिर विकल्प देखते हैं। प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन के मार्ग में बाधा आने पर बालू के टीलों का निर्माण होता है, जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। कारण है कि पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कण धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक सक्रिय होते हैं, जो चट्टानों के निचले भाग को घिसकर छतरीनुमा छत्रक शिला बनाते हैं। आइए अब हम विकल्प देखते हैं। चारों विकल्प बताइए कौन सा सही है। ध्यान रखिए, विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों स्वतंत्र रूप से सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है मेरे भाई। ध्यान रखिए, बालूका स्तूप का बनना हवा की गति कम होने और अवरोध आने से जुड़ा है, जबकि छत्रक शिला का बनना हवा के निचले भाग में होने वाले घर्षण या अपर्दन से जुड़ा है। इसलिए दोनों अलग अलग मरुस्थलीय स्थलाकृतियां हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की क्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है ना। और अपर्दन और निक्षेपण की संयुक्त क्रियाएं धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। वर्षा का जल जब पहाड़ों में प्रवेश कर चूने को घुला देता है तो रासायनिक अपक्षय से गुफा या सुरंग बनती है। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा खंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमादी या हिमनद कहते हैं। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि हिमनद पहाड़ों की खड़ी ढाल वाली खाड़ियों को
अंग्रेजी के यू अक्षर की घाटी में बदल देते हैं। जब हिमानी चट्टानों को घिसकर उसका चूर्ण पर्वतों के निचले भागों में जमा करती है तो उसे हिमोड कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि भूकंप की तीव्रता मापने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। दूसरा कथन है 7.0 अथवा उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप को सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अब बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखिए मेरे भाई, केवल दूसरा कथन सत्य है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहला कथन गलत क्यों है, क्योंकि 2.0 या उससे कम तीव्रता वाले भूकंप का प्रभाव नहीं के बराबर होता है और 5.0 तीव्रता का भूकंप वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और कथन दूसरा पूरी तरह सत्य है, क्योंकि 7.0 या उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी और शक्तिशाली होता है। आपको याद होगा जो काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में भूकंप का सेंटर था, वो 7.0 के आसपास भूकंप की तीव्रता थी, जिससे भारत में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। शायद ये आपको याद होगा, 2015 या 16 के आसपास की ये घटना है। उस समय मैं BHU कैंपस में था, एग्ज़ाम हम लोगों का चल रहा था और उसी समय ये घटनाएं घटी थी, दिन का समय था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान रखिए, भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघलते पदार्थ अचानक निकलते हैं उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। साथियों, भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघलते पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह में होने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं। साथियों, भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। वहीं उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है तथा दूरी बढ़ने पर तीव्रता कम होती जाती है। भूकंप का मापन करने वाले यंत्र को हम भूकंप लेखी यानी सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं या सिस्मोमीटर कहते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। साथ में भी ध्यान रखना है कि भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर स्केल यानी रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। 6.0 अथवा उससे अधिक तीव्रता का भूकंप बहुत शक्तिशाली माना जाता है। साथियों, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने पर मापते हैं और भूकंप मापने वाले यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। दोनों बात याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख जलप्रपातों की स्थिति के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है। बताइए, विश्व के प्रमुख जलप्रपातों की स्थिति के संबंध में कौन सा मिलान सत्य नहीं है, सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, डी विकल्प जो है ना वो सत्य नहीं है, यानी जोग जलप्रपात यूरोप, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए मेरे भाई, विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात वेनेजुएला का एंजल प्रपात है, ठीक है ना। नियाग्रा प्रपात कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है तथा विक्टोरिया प्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिए, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है जिससे विभिन्न आकृतियां बनती हैं, ठीक है ना। नदी के जल से क्या होता है, दृश्य भूमि का अपरदन होता है जिससे विभिन्न आकृतियां बनती हैं। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे जलप्रपात बनाती है। साथियों, नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिसे विसर्प कहते हैं, और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। नदी के उत्थित यानी उठे हुए तटों को तटबंध कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न ये है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन पहला है, नदी का प्रवाह समुद्र तक पहुँचते पहुँचते धीमा हो जाता है और वह अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें वितरिका कहते हैं। दूसरा,
दूसरा कथन है कि सभी वितारिकाओं के मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। अब आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, सत्य कथन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है, सत्य है। ध्यान रखिए, दोनों कथन सत्य है। समुद्र के पास का नदी का प्रवाह धीमा होने पर वह मलबे का निक्षेपण करने लगती है और वितरिकाओं में बट जाती है। इन सभी मुहानों पर अवसाद इकट्ठा हो जाने से त्रिभुजाकार डेल्टा बनता है। साथियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन नदी डेल्टा। ठीक है ना। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण स्वयं अलग से करती हैं। सिंधु नदी तंत्र का विस्तार मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला है। वहीं सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित है। साथियों, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और ब्यास आदि ये सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। बाकी का क्लास अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम करेंगे। आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नए क्लास में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।